नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। सितंबर 2013 जब भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का चेहरा बनाया, उस समय जाहिर है वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे और कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ नेताओं ने, कुछ बड़बोले नेताओं ने, जिनमें सलमान खुर्शीद भी शामिल थे जो उस समय मनमोहन सरकार में विदेश मंत्री हुआ करते थे, उन्होंने एक टोंट कसा था। उन्होंने कहा था कि ये गुजरात के बाहर क्या जानते हैं, ये तो कूप मंडूक हैं, इनको विदेश नीति के बारे में क्या समझ है। और बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें कही थी, उनको क्या रिपीट करें। मणिशंकर अय्यर ने तालकटोरा स्टेडियम के बाहर मीडिया से बात करते हुए कहा था कि यहाँ अगर वो चाय का कोई खोखा बनाना चाहें, दुकान बनाना चाहें, तो कांग्रेस सरकार उनको जमीन प्रोवाइड करा देगी और 21वीं सदी में वो देश के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे। 3 बार उन्होंने कहा था और तीसरी बार इस समय नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं। अब ये मणिशंकर अय्यर कहाँ हैं और सलमान खुर्शीद कहाँ हैं, मुझे पता नहीं। लेकिन नरेंद्र मोदी ने खास तौर से विदेश नीति के मामले में, कूटनीति के मामले में अच्छों को पानी पिला करके रख दिया है। जो अमेरिका टैरिफ की धमकी देकर के पूरी दुनिया को साधने की कोशिश कर रहा था, वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अड़ करके खड़े हो गए। एक शब्द अपने मुंह से नहीं कहा है अभी तक। जो कहा है हमारे विदेश मंत्री ने कहा है या दूसरे लोगों ने कहा है, विदेश विभाग के प्रवक्ता ने डोनाल्ड ट्रंप और उनके सहयोगियों के बयानों और धमकियों का जवाब दिया है। प्रधानमंत्री ने बस संसद में एक बार कहा कि किसी के भी प्रेशर में सीज फायर नहीं हुआ है, दैट्स ऑल। लेकिन भारत को जो घेरने के लिए चले थे, सबक सिखाने के लिए चले थे, आज चीन के दौरे और एससीओ समिट की जो कूटनीति थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, इसके बाद खुद ट्रंप चक्रव्यूह में फंसे हुए, बेबस से खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि इस चक्रव्यूह से बाहर कैसे निकला जाए। लेकिन देर हो चुकी है और भारत, मुझे लगता है कि अपनी एक दिशा पकड़ चुका है। मेरे साथ आज जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार, पूर्व संपादक, कई पुस्तकों के रचयिता, चिंतक, मनीषी भाऊ तोरसेकर साहब। तो भाऊ को जोड़ते हैं और चीजों को जरा समझने की कोशिश करते हैं। भाऊ, बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम। तो भाऊ, जो विजुअल्स चीन से आए हैं, एससीओ समिट से आए हैं, एक दृश्य आया जिसमें राष्ट्रपति पुतिन ने कहा मोदी जी से कि चलिए एक ही जगह जा रहे हैं, बाइलेटरल टॉक्स होनी है आपके साथ, दोनों एक ही गाड़ी में चलते हैं, और उन्होंने अपनी गाड़ी में ही मोदी जी को बैठा लिया। इसके अलावा कल रात के डिनर के भी कुछ फोटोग्राफ आए हैं जिसमें शी जिनपिंग, पुतिन और मोदी जी और कुछ दूसरे राष्ट्र प्रमुख, बहुत ही अनौपचारिक सा माहौल, और एक कहना चाहिए कि किसी भी तरह की ना हिचक ना कुछ, उन्मुक्त माहौल जिसको हम कहते हैं, टेंशन फ्री माहौल। और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एससीओ समिट में भी आतंकवाद के हवाले से पाकिस्तान पर भी प्रहार किया और शी जिनपिंग को भी एक तरीके से कहा कि भाई आपको आतंक पर हमारे साथ खड़ा होना चाहिए। ये जो तमाम विजुअल्स आए हैं, ये जो लाइन मोदी जी ने ली है और जिस तरह की नॉर्मल सी दिखाई दी है संबंधों में, एक विश्वास सा दिखाई दिया है, ये एक मैसेज है ट्रंप के लिए।
कि ट्रम्प के लिए ऐसा नहीं मैं मानता हूँ। मैं हमेशा जहाँ से पिछले, मैं वैसे तो मोदी को मैं अच्छी तरह से नहीं जानता था, लेकिन मैंने बार बार ये लिखा है, कहा है कि 2010-12 के बाद जब मुकेश अंबानी और रतन टाटा ने वाइब्रेंट गुजरात में कहा कि ऐसा इंसान हमको प्रधानमंत्री बन के चाहिए, तो मैं सोच में पड़ गया कि ये कौन सा, ये मुख्यमंत्री तो मैं तो 8-10 साल से देख रहा हूँ, लेकिन मेरे दिमाग में नहीं आया। और ये दोनों लोग इतने छोटे नहीं है, रतन टाटा या मुकेश अंबानी, जहां हाथ डालते हैं वैसा वहां से बिजनेस लाते हैं। अगर ये दो लोग बोल रहे हैं, उसका मतलब मोदी मीन्स बिजनेस, ये सीधी साफ बात थी। और उसके बाद में बारीकी से मोदी के बारे में पढ़ता रहा, उनकी जो कोई पॉलिटिक्स है वो ढूंढता रहा, उनके बारे में जितनी जानकारी चाहिए और उनकी एक्शन और उनका परिणाम, इसका जो स्टडी करते गया, तो एक बात मेरे दिमाग में साफ है कि इसकी अपनी मनीषा कुछ नहीं है, महत्वाकांक्षा कुछ भी नहीं है। मुझे कुछ बनना है, बिल्कुल नहीं। और वो बात मोदी जी ने बार बार जो प्रचार करते थे, इंटरव्यू देते थे, उसमें कही कुछ बनने की मत सोचो, कुछ करने की सोचो। तो ये इंसान कुछ करने निकल पड़ा है, और जब करने निकल पड़ता है तो उसका मुझे फायदा क्या होगा, ये सोच नहीं होती, ये सोच नहीं होती। और वहां अगर वो गुजरात के मुख्यमंत्री बने, उनको खत्म करने की कोशिश इतनी हो गई, पूरी दुनिया उनके खिलाफ हो गई थी, वो डरे नहीं। आपको याद होगा मोदी के पास टूरिस्ट वीजा था अमेरिका का, वो तक कैंसिल कर दिया। जिस पर एक आरोप ना एफआईआर दर्ज हुआ था, उसको आप आरोपी तय करते हो, फिर यूरोपियन यूनियन ने कर दिया, उन्होंने तकरार नहीं की। मुझे आज भी याद है 2013 में जब मधु किश्वर ने उनका शायद इंटरव्यू लिया था, उसमें उन्होंने कहा था कि कोई बात नहीं, वो हमारे वीसा के लिए लाइन लगाएंगे। ये प्रधानमंत्री होने से पहले उन्होंने बोला था। आज जो सिचुएशन हम देख रहे हैं, तो ये है कि भारत में आने के लिए लोग वीसा के लिए तड़पेंगे, तो यहां तक ले आए। और एक बात उनके दिमाग में साफ है कि मुझे कुछ अगर कमाना नहीं है तो मेरे नुकसान की बात आती कहाँ है। प्रधानमंत्री पद चला जाएगा, चला जाए, सत्ता चली जाएगी, बहुमत चला जाएगा, चला जाए, मेरा अपना क्या है, मेरा अपना घर तक नहीं है। तो जो कर रहा हूं औरों के लिए कर रहा हूं, तो औरों को अगर परवाह नहीं है तो मुझे भी परवाह नहीं है। ये माइंडसेट है मोदी जी का, मोदी जी का माइंडसेट आप समझ लो। तो वही बात उन्होंने गुजरात में करके दिखाई। पिछले 10-11 साल में दिल्ली में बैठकर देश की राजनीति करते हुए उन्होंने करके दिखाई। और पिछले कम से कम मैं मानता हूं कि 5-6 साल, पहली टर्म मैं नहीं मानता, पहली टर्म जो थी 57 देशों का उन्होंने दौरा किया था, और बदला हुआ भारत दुनिया को समझाने की कोशिश पहले 5 साल में की थी। दूसरे 5 साल में उन्होंने आहिस्ते आहिस्ते अपने पैर जमाए। दूसरे 5 साल में इसलिए बोल रहा हूं कि आपको याद होगा दूसरे 5 साल शुरू हो गए, उसमें 6-7 महीने ज्यादा से ज्यादा गए होंगे तो कोरोना का प्रॉब्लम शुरू हो गया, और उसका फायदा उठाते हुए 2 वैक्सीन इंडिया में बने, वो करोड़ों की संख्या में दूसरे गरीब छोटे देशों को देकर उन्होंने जो एक गुडविल पैदा किया, वो गुडविल सिर्फ मोदी के लिए गुडविल नहीं था, वो भारत की परराष्ट्र नीति का फाउंडेशन था। आज वो हम टावर बनते देख रहे हैं ना, किधर शंघाई कॉरपोरेशन हो या और कहीं हो, या कहीं G7 हो, G20 हो, ये हम सब देख रहे हैं ना, वो उस पर, उस फाउंडेशन पर खड़ा है। अगर वो फाउंडेशन आप नहीं देखोगे तो आपको पता नहीं चलेगा टावर कैसे खड़ा होता है। एक लकड़ी लेकर या बांबू लेकर आप जमीन में गाड़ दोगे 1-1.5 फुट तो खड़ा होता है, लेकिन उसको वजन नहीं उठा सकता। अगर 6-7 फुट अंदर डालोगे तो ही वो पक्का होकर खड़ा होता है।
तो अगर वो ना देखकर आप समझोगे ये तो बाम्बू है, वो गिरा सकता, वो नहीं गिरेगा। तो मैं मानता हूं कि ट्रंप हो और बाकी लोग हो, ऐसा इससे समझ में उनके आ रहा है, लेकिन कुछ लोगों को समझ में देर आता है। वो अपने, अब देखो हमारे देश का जो मीडिया था, बुद्धिजीवी थे, ये अभी 11 साल होने के बावजूद मानने को तैयार नहीं कि सत्तांतर हुआ है। जिसको हम गुजरात के लिए नकारा बोलते थे, वो तो देश का नहीं दुनिया का नेता बन गया है। ये एक्सेप्ट करने में प्रॉब्लम होता है, ये सच्चाई स्वीकार करने में प्रॉब्लम होता है, और इसलिए उनके समझ में नहीं आ रहा है। तो ये अचानक नहीं हुआ है, इसके लिए बड़ी मशक्कत की है, मेहनत की है। हम जब खेत देखते हैं तो जमीन होती है, उपजाऊ भी होती है, अगर उसमें मशक्कत मेहनत नहीं करे तो कुछ उगने वाला नहीं है। ये मोदी जी ने पैदा किया है, मैं नहीं मानता। हाँ, मोदी जी ने मेहनत की है, लेकिन ये तो 1950 1960 के बाद भी यही तो जमीन हमारी थी दुनिया भर में। जो इंडियन कल्चर, इंडियन भाषा, इंडियन टैलेंट उठाकर मोदी दुनिया भर गए, वो तो डायस्पोरा। मोदी ने 2014 के बाद बाहर 2 करोड़ लोग नहीं भेजे, 2 करोड़ लोग डायस्पोरा करके इंडिया के बाहर है, वो तो मोदी ने नहीं भेजे है ना। हाँ, 25-30 लाख हो गए शायद मोदी के जमाने में गए, उससे पहले से है। लेकिन उनको अपना फाउंडेशन बना के मोदी ने, जो उन्होंने एक बार मुझे ख्याल है मेडिसिन क्या बोलते हैं वो, मेडिसन स्क्वायर में जो भाषण किया था इंडियन, वो बोले आप हर एक लोग इंडिया के एम्बेसडर हो। तो कितना फाउंडेशन चौड़ा कर दिया उन्होंने, वो समझो। तो आज के परिणाम उस पर आ रहे, सबको दिखा दिया कि आपको मेरी जरूरत है, मेरी यानी भारत की जरूरत है, मोदी की नहीं, भारत की जरूरत है। और भारत के लिए डिसीजन अगर मोदी ले रहा है तो आपको मोदी की जरूरत है। अगर ट्रंप समझे ना समझे, ट्रंप ने जो तकलीफ दी उसे शी जिनपिंग समझ गए, पुतिन समझ गए, एर्डोगन कल हमने देखा, एर्डोगन दौड़ते आया, आगे झुककर उन्होंने हाथ मिलाया मोदी से। तो समझ में आने में किसी को जल्दी में आता है, किसी को देर आती है। और भाऊ अभी जापान के दौरे से चीन पहुंचे थे, जापान ने जो ट्रेड डील के लिए, आगे बातचीत के लिए अपना दल वॉशिंगटन जाना था, उसको रोक दिया। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया का बयान आ गया, जो ट्रंप की ये टैरिफ नीति है इसको लेकर के। यानी क्वाड के जो 4 सदस्य देश हैं, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत, 3 जो हैं वो अब अमेरिका के खिलाफ खड़े हुए हैं। ये एक बड़ी रणनीतिक चूक है अमेरिका की तरफ से, और मोदी की एक बड़ी कामयाबी है कि वो बिना कुछ ज्यादा बयानबाजी किए हुए, जो थोड़ा हिचक रहे थे उनको भी सीधे खड़े होने के लिए प्रेरित कर दिया। मैं आपको कल्पना चावला की याद दिलाता हूँ। कल्पना चावला जो स्पेस स्टेशन वगैरह गई थी, कभी 20 साल हो गए उस एक्सीडेंट को, एक मेरा ख्याल है 20 साल के आसपास हो गए। तो उस वक्त मेरी बेटी यूएस में थी, और क्या बोलते हैं जिसको डिजिटल इमेज प्रोसेस वगैरह, वो जो टेक्नोलॉजी है उस पर वो मास्टर डिग्री कर रही थी। तो उसके जो प्रोफेसर्स थे, उसके पास वो जो एक्सीडेंट हुआ था उसका एक्चुअल फिल्मिंग जो हुआ था, रिकॉर्डिंग हुआ था, वो किसी इजराइल के सैटेलाइट ने किया था, उसकी फिल्म आई थी भैया। तो उसको स्टडी करने का जो ग्रुप था उसमें हमारे बेटी ने काम किया। तो उसमें एक उसने मुझे भी भेजी थी। तो मुझे याद है कि बाद में जो स्टडी किया उसमें क्या हुआ कि जब वो जो यान था वो निकल गया सीधा, तो हमारे वातावरण से निकलते हुए उसके बाहर चिपकाई हुई एक जो लादी, जो हम बोलते हैं टाइल, वो निकल गई थी। तो उस पर ध्यान नहीं दिया गया। तो एक निकल गई थी, कोई बात नहीं, लेकिन बाहर तो प्रेशर नहीं था। हमारे
वायुमंडल से निकलने के बाद प्रेशर नहीं था, वो चल गया, वापस आने तक प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन जब वो यान हमारे वायुमंडल में घुसने वाला था, तब वो जो एक टाइल निकली थी वो सबसे बड़ा एक्सीडेंट था, क्योंकि फिर उसके जो छेद निकले थे उससे एक एक करके टाइल्स निकलते गए और उसका जो सुरक्षा कवच था वो निकलता गया। तो एक छोटी सी बात थी, लेकिन समय पर ध्यान नहीं दिया गया और एक्सीडेंट हो गया। ट्रम्प की आप गलती देख रहे हो तो वो देख रहे हो कि हमने भेजा है, एक टाइल निकल जाए तो क्या होता है, इस माइंडसेट में 20 साल पुराने माइंडसेट में डोनाल्ड ट्रम्प थे, अमेरिकन उनके एडवाइजर थे। तो वो समझ, जो गलती दिखाई दे रही है, लेकिन आप देखना नहीं चाहते कि एक टाइल अगर वापस आती है और उस टाइल में अगर हमारे वायुमंडल का प्रेशर आ जाता है तो एक एक करके पूरे टाइल्स निकल जाएंगे, सुरक्षा कवच निकल जाएगा। तो ये जो ट्रम्प जिस मूड में है, क्यों थे, उनको लगता था हमारा दबदबा है ना, हर एक को हमसे डर कर रहना चाहिए। लेकिन जब वो प्रेशर पैदा होता है वायुमंडल में घुसने के बाद, वो जब आइडिया थी हम सुपर पावर है, हमको कौन डरा सकता है, तो ऐसे में एक टाइल जो निकली थी वो जब प्रॉब्लम बन जाता है तो वो टाइल का नाम नरेंद्र मोदी है। आप वो एक्सीडेंट समझ लो। वो वायुमंडल में घुसते वक्त एक एक मोदी नाम की टाइल थी, वो नहीं थी। और बाद में आप कुछ 40 से ज्यादा देशों ने आहिस्ते आहिस्ते अमेरिका के खिलाफ मोदी के पीछे पोलराइज होकर खड़े हो गए, एक के बाद एक आके मोदी के पीछे खड़ा हो गया। तो वो टाइल्स निकलते गई है जो दबाव में थी। आप उनको डरा रहे थे, उनको कोई हमारे लिए लड़ने वाला कोई है या नहीं। अभी मोदी लड़ने के लिए मैदान में नहीं उतरे, लेकिन मोदी ने इंटेंशन दिखा दिया है कि इससे टक्कर लेनी है तो मैं तो टक्कर लूंगा, आपको आना है तो आ जाओ, आ जाओगे तो आपके साथ, वरना मैं तो अकेला डटकर खड़ा रहने वाला हूं। तो बाकी के लोगों में हिम्मत जुटने लगी। मोदी मोदी 2013 में नेता बना तो वही हाइबरनेशन में जो बीजेपी पार्टी थी उसका केडर था, उसमें जान आहिस्ते आहिस्ते आ गई और वही पार्टी आकर खड़ा हुए। मोदी क्या है, मोदी एक चेतना बनी, बाकी तो पार्टी काम कर रही है ना, बाकी तो पार्टी काम कर रही है। आप नहीं बोला कि अभी तक मोदी ने जवाब नहीं दिया, जयशंकर बोल रहा है, फॉरेन मिनिस्ट्री के लोग बोल रहे हैं, ये बोल रहा है, वो बोल रहा है, मोदी नहीं बोला। मोदी को बोलने की जरूरत है ही नहीं। तो ये अगर आप समझ लो कि इसमें गड़बड़ कहाँ है, तो गड़बड़ वहां थी कि मोदी क्या चीज है। मोदी का मतलब भारत है और वो पुराना भारत नहीं है। 11 साल में भारत बहुत बदला है, सिर्फ बीजेपी नहीं बदली है। हमारे यहाँ के बुद्धिजीवी एनालिस्ट है वो भी नहीं समझ पा रहे हैं। वो मोदी का कंपैरिजन बाकी लीडर से, बाकी प्राइम मिनिस्टर से करते, वो गलती है। ये इसने एक पुरुषार्थ जगाया है, वो पुरुषार्थ काम करता है ना। वो आपको शोले फिल्म का याद है ना, उसके सामने बंदूक पड़ी रहती है और वो अमिताभ और धर्मेंद्र फिर गाली देते हैं संजीव कुमार को, अरे तेरे सामने बंदूक पड़ी थी क्यों नहीं उठाई तुमने, तो वो शॉल दिखा दे, निकलता है तो उसके हाथ ही नहीं है। तो मानो उस जैसे हमारे देश को बना रखा था। हाथ तो थे लेकिन शॉल में लपेट कर ऐसे रख के दिखाए रहे थे कि हमको हाथ ही नहीं है। हाथ थे और मोदी ने बोला कि हाथ उठाएंगे, हाथ उठने लगे, पैर चलने लगे, बस और कुछ नहीं हुआ। ये था, ये था, उसको जगाना जरूरी था, जिसका नाम भारत है। भाव क्या इस समय डोनाल्ड ट्रंप मूर्खों की टोली से घिरे हुए हैं? उनके एक सलाहकार हैं पीटर नवारो, उनका बयान आता है बजाय इसके कि जो डैमेज हुआ है उसको कंट्रोल किया जाए, भड़काने वाली, अराजकता पैदा करने वाली साजिशपूर्ण टिप्पणी
कि जो रूस से तेल खरीदा जा रहा है उससे ब्राह्मणों को फायदा हो रहा है भारत में। एक तो जो वर्ण व्यवस्था है, जाति व्यवस्था है, जो हमारा सामाजिक ताना बाना है, इसके बारे में वो लोग जानते ही क्या है। दूसरी बात यह है कि हमारी कौन सी पेट्रोलियम कंपनी ऐसी है जिसको कोई ब्राह्मण लीड कर रहा हो? HPCL हो या बेंगलुरु वाली हो या रिलायंस इंडस्ट्री हो, इनमें से कोई ब्राह्मण नहीं है। ये चीजें आती कहां से हैं इनके दिमाग में, या ये कहीं से फीड की जा रही हैं? यहाँ की जो इकोसिस्टम है वो फीड कर रही है। जिन्होंने कांग्रेस को, देखो यहाँ जो वामपंथी बुद्धिजीवी पैदा किए गए वो भी ब्राह्मण है, ये तो और मजेदार बात है। किसी का नाम बोस है, किसी का नाम बसु है, किसी का नाम भट्टाचार्य है, किसी का नाम चट्टोपाध्याय है। ये खुद ही ब्राह्मण है, ये एजेंडा बनाने वाले, और वो एजेंडा उनको फीड किया गया है। दिस इज ब्राह्मणिकल सिस्टम। तो बकने लगे। अब यहां से उठकर वो वहां जाकर बैठे, वो इनको गाइड कर रहे। तो जो सामने चिट आ गया उस पर राहुल गांधी बकने लगते, वोट चोरी वोट चोरी वोट चोरी। अरे कहाँ हुई वोट चोरी? तुम्हारा ही सिद्धरामैया कुछ बोल रहा है, तुम्हारा ही सी इब्राहिम बोल रहा है, तुम्हारा ही राजन्ना बोल रहा है कि हमने ही चोरी की है। लेकिन राहुल कागज पर भरोसा करेगा ना, चिट सामने आई है, वो मेरा भाषण तैयार करने वाले ने भेजा है तो मैं बकूंगा। तो नवारो और राहुल गांधी में फर्क क्या है? तो ये बोलने दो। उसका दूसरी बात यह है कि इसका अमेरिका पर कुछ परिणाम होगा। तुम्हारे खिलाफ उधर लोग खड़े हो गए। अभी तुम्हारा कांग्रेस यानी उधर की पार्लियामेंट, उधर की पार्टियां, उधर के बुद्धिजीवी, उधर के अर्थशास्त्री अगर ट्रंप के खिलाफ बोलने लगे तो वो क्या ब्राह्मण है? ये पागलपन होते जाता है। और जैसे एक होता है ना, अगर एक पागल है वो बोलेगा देखो देखो सामने भूतनी आ रही है, आप बोलोगे अरे कहाँ है, कुछ नहीं है, क्या बात कर रहे हो? तो बोलेगा नहीं नहीं देखो उसके लंबे बाल हवा में उड़ रहे हैं वगैरह वगैरह। उसको वो दिखाई देने लगता है क्योंकि दिमाग काम नहीं कर रहा है। तो ट्रंप का भी दिमाग काम नहीं कर रहा है। मैंने इसीलिए अभी अभी वीडियो डाला है। तो मुझे तो ये सब देखकर वो जो चाइना में हम सब लोग, हमारे लोग गए पुतिन वगैरह, तो मुझे वो चलती का नाम गाड़ी फिल्म थी, उसका गाना याद आ गया कल रात को। तो वो किशोर कुमार मधुबाला के साथ घूमने जाता है तो उसका जो मधला भाई है वो लड़कियों से बोलने को डरता है, शर्माता है। तो उसको बहुत क्यूरियोसिटी होती है ये जाकर उस लड़की के साथ क्या करके आए। उसका कुछ जोड़ी जम गई, प्यार हो गया। तो किशोर कुमार उसको उल्लू बनाने के लिए गाना गाता है, हम थे वो थी और समा रंगीन समझ गए ना, जाना था जापान पहुंच गए चीन समझ गए ना। अब देखो गाना और ये पूरा इंटरनेशनल जियो पॉलिटिक्स एक जैसा हो गया। मोदी निकले थे जापान के लिए, पहुंच गए चाइना। हाँ, और उसके आगे की लाइन है, जाना था जापान पहुंच गए चीन समझ गए ना, याने 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 प्यार हो गया। तो याने 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 डील हो गया। और उसके आगे वो बेचारा अनूप कुमार रोते रोते उसको पूछा, अरे मन्नू तेरा हुआ अब मेरा क्या होगा। यहां मैं उल्टा बोलता हूं कि मानो मोदी जी ट्रंप को बोल रहे, ट्रंपू मेरा हुआ अब तेरे डील का क्या होगा। तो हम थे, मैंने वो थोड़ा बदल कर, हम थे शी थे और रूसी पुतिन समझ गए ना। पूरे देखो कैसा यानी मजाक में बैठे बैठे ये बदल दिया मैंने। हम थे शी थे और रूसी पुतिन समझ गए ना, जाना था जापान पहुंच गए चीन समझ गए ना। इस 3 लाइन में पूरी घटना जियो पॉलिटिक्स आ गई। मजाक मजाक में मैंने बना दिया, लेकिन कितने कम शब्दों में। ये कोई जटिल बात नहीं है। तुमने अगर 10 लोगों को आप सताओगे तो कहीं ना कहीं इकट्ठे हो गए। उनके लिए एक लीडर जरूरी होता है। जो पुतिन नहीं था, जो शी नहीं था, मोदी डटकर खड़ा हुआ, बोला तक नहीं, बिल्कुल, और हो गया।
भाऊ, आप मेरे साथ चर्चा में लगातार ये बात कहते रहे कि अगर यूएनओ का सिक्योरिटी काउंसिल का सुधार नहीं होता है, परिवर्तन नहीं होता है, तो मोदी एक समानांतर व्यवस्था के लिए भी जा सकते हैं। जो कभी नहीं हुआ वो हो सकता है, क्योंकि जब इसका गठन हुआ था तब की स्थितियां वैसी होंगी। आज ग्लोबल ऑर्डर बदल रहा है। आज जो आर्थिक ताकत हैं वो नए सिरे से सामने आई हैं, और पुरानी आर्थिक ताकत जो है उनका ह्रास हुआ है एक तरीके से। तो अरे सुबह जब मैंने आपसे बात फ्रांस और यूके आईएमएफ के पास गए। फ्रांस जी है तो वीटो पावर, और आईएमएफ के पास गए अभी अभी। तो आप समझ लो कि उनकी एक्सपायरी डेट हो गई है, दे आर आउटडेटेड नाउ। अगर नई ताकतें बनी है तो आपको नई ताकत को साथ लेना पड़ेगा। अगर नहीं लोगे तो आपको धक्के मारकर निकालेगा। आज का मोदी या आज का इंडिया का मतलब आप समझिए, वो आपके टेबल पर मुझे भी आकर बैठना है, मुझे कुर्सी दे दो एक, ऐसे बोल नहीं रहा है। अगर कोई उठकर कुर्सी नहीं देगा तो मैं नया टेबल बना दूंगा। समझे आप? मोदी की पॉलिसी आप समझो। वो ये नहीं बोल रहा है कि आपका जो टेबल है गोलमेज, उसमें मुझे बैठने के लिए कुर्सी चाहिए, आपका रिकॉग्निशन मुझे चाहिए, ये मोदी नहीं बोल रहा है। और ये गधा नोबेल के लिए पीछे पड़ा है, ये कुर्सी तक नहीं मान रहा है। वो बोल रहा है सीधे सीधे, अगर कोई मुझे उधर बैठाने के लिए बुलाएगा नहीं, कोई बात नहीं, मैं नया टेबल बना दूंगा, एक एक करके यहाँ कर बैठेंगे। अभी एसएचओ में क्या बोलते हैं उसको, एससी क्या बोलते, एससीओ, जो समिट। हाँ, शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो एससीओ है वो यूनो की जगह, यूएनओ की जगह ले सकता है। इसके ड्रम से ट्रम्प पगला गया है। ये दादागिरी कहां से करते रहे कि हम यूनो को फाइनेंस करते, ये करते, तो करो, हमको यूनो की जरूरत नहीं है, हमने अल्टरनेट। अभी 26 देश आकर बैठ गए इसमें, और एक साल जाने दो, 40-45 हो जाएंगे। तुम्हारा वीटो चाहिए किसको? चाहिए किसको? उसमें दो तो कंगाल हो गए, आईएमएफ के पास पहुंचे, तीसरा बचा है ट्रम्प। बाकी दो वीटो, पुतिन और चाइना हमारे साथ है। तो हम बोलेंगे इसके बाद हमको वीटो है, तुम्हारा वीटो कौन बोलता है? और नोटबंदी के समय तुम्हारे नोट सब गायब हो गए, अब हमारे नोट चलेंगे। डी डॉलराइजेशन का मामला शुरू हो गया। तो ये बात है, मैं ये पिछले 2-2.5 साल से अलग अलग लिखने पर या बोलने पर बातें बताता रहता हूँ कि जब से मोदी विश्वगुरु बोल रहे हैं, इसका मतलब साफ है कि वो गुरुत्वाकर्षण का मध्य बिंदु बदलना चाहते हैं। और वो अब आहिस्ते आहिस्ते सामने आने लगा है। अगर जो समझेगा वो बचेगा, नहीं तो उस चक्रवात में कहां उड़कर फेंका जाएगा पता नहीं। हाँ, कुछ बात यह कि ट्रंप का भी आभार मानना पड़ेगा। ट्रंप ने उसमें बहुत मदद की है। आते आते उसने जो चाइना पर टैरिफ का बारिश कर दी, उससे चाइना वीक हो गया। पुतिन को हमारी जरूरत थी, ये दोनों हमारे साथ आ गए और लीडरशिप हमको मानो ना मानो मिल गई है। और ये ट्रंप के दिमाग में नहीं आ रहा है, तो उसके परिणाम उनको भुगतने पड़ेंगे। हम क्या कर सकते हैं? बहुत बड़ी बात और बहुत अहम बात आपने कही है भाऊ। इसी नोट पर आज का कार्यक्रम खत्म करेंगे। ठीक, आप जुड़े, आपने इतना समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद भाऊ आपका। नमस्कार।